नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं अपने स्वभाव के विपरीत क्योंकि हम लोगों ने जब ये सब हो रहा था तो हमने और हमारी टीम ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस को हम लोग जिस हद तक मीडिया उसको कर रही है, परस्यू कर रही है, वैसे नहीं करेंगे। न्यूज़ वैल्यू है, उसका एक एपिसोड कर चुके हैं, लेकिन आगे नहीं करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से यही सिर्फ देश में नैरेटिव हो गया है, यही एक इंसिडेंट है, तो उसको इग्नोर करना भी शायद संभव नहीं है। मैं दो पक्ष में इसको बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत वाले केस को क्यों इतना ज्यादा वो मतलब टॉक ऑफ द नेशन बन रहा है। तो जल्दी से एक रिकैप कर लें। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत उभरते कलाकार ने सुसाइड किया। उसके बाद की मैं चीजें जल्दी जल्दी बता दूं। फिर बंबई में तफ्तीश शुरू हुई, पटना में एक FIR हो गई, एक मुजफ्फरपुर में एक केस फाइल हो गया था। 14 जून को एक हुआ, 17 जून को एक केस फाइल हुआ। सलमान खान, वो संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, करण जौहर, इन सबके अगेंस्ट एक और केस फाइल हुआ था। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन इन लोगों के अगेंस्ट हो गया था। शुरू में एक नैरेटिव ये चला कि ये नेपोटिज्म है और ये जितने पुराने दिग्गज हैं उन लोगों ने मिलकर इनको काम नहीं करने दिया, कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। उनके पिता KK सिंह साहब बंबई गए, उनकी अंत्येष्टि हुई। उसके बाद वो वापस पटना पहुंचे। 28 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह साहब ने पटना में एक कंप्लेन फाइल की कि इसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली को इसका दोषी ठहराते हुए एक कंप्लेन फाइल की, करीब करीब 1.5 महीने बाद। उससे पहले का एक घटनाक्रम जल्दी से और बता दूं। इस बीच रिया चक्रवर्ती के और उसके परिवार की तफ्तीश ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, फिर CBI, अब नारकोटिक्स वाले, मतलब जो ये ड्रग का आप देखते हैं ना, वो वाली जो विभाग होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो लोग भी कर रहे हैं और पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पुलिस ने बुला के अब तक संजय लीला भंसाली का रिकॉर्ड हो चुका है स्टेटमेंट, आदित्य चोपड़ा जो यशराज फिल्म के कर्ता धर्ता हैं उनका हो चुका है, एक राजीव मसंद आपने देखा होगा बहुत फिल्म क्रिटिक हैं, उनका रिकॉर्ड हो चुका है, और धर्मा प्रोडक्शंस जो करण जौहर के है उसके CEO अपूर्व मेहता का होता है। ये सब रिकॉर्ड मतलब ये सब कार्रवाई चल रही है। इस बीच कंगना रनौत ने एक फ्रंट खोला और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है, इस तरह की बातें शुरू की। अब वो जो भी हुआ, उन्होंने दो बातें मुख्य रूप से कही। उन्होंने नेपोटिज्म की बात कही। नेपोटिज्म पे मैं सिर्फ इतना बता दूं क्योंकि कौन सही कौन गलत ये तो तफ्तीश के बाद पता लगेगा, लेकिन किस जगह नेपोटिज्म नहीं है ये आप और हम बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। चाहे वो वकालत हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे हर जगह नेपोटिज्म है। भाई जिसका लड़का जैसा है वो हर एक को पुश करता है। ये एक जनरल चीज है जो हो सकता है सार्वजनिक रूप से लोग न स्वीकार करें। दूसरा फ्रंट कंगना रनौत ने खोला कि धीरे धीरे उन्होंने कुछ लोगों को टारगेट करना शुरू किया, और उसमें जो एक सबसे बड़ा आया, मतलब एक चेंज आया कि अभी 2-4 दिन पहले उनको Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल गई सेंट्रल गवर्नमेंट से। नाउ ये थोड़ा चौंकाने वाली बात थी। ये चौंकाने वाली बात इसलिए थी कि 6 कैटेगरीज होती हैं सिक्योरिटी में, X, Y, Y+, Z, Z+ और SPG केवल प्राइम मिनिस्टर के लिए अब रह गई है। क्योंकि Y+ सिक्योरिटी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलती है, और जब आपको Y+ सिक्योरिटी मिल रही है तो 2 आदमी आपके साथ हरदम रहेंगे, 4 रिजर्व में रहेंगे, तो 4 + 2 6 लोग, और प्लस 1 आदमी आपके घर पे हरदम तैनात रहेगा, 4 उसमें, मतलब ड्यूटी चेंज होती रहेगी, तो 6 मतलब 5 उधर, तो 6 मूविंग आपके साथ और 5 स्टेशनरी आपके घर पे। 11 लोगों का वो रहता है, जो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस को भी इसी लेवल की सुरक्षा मिली है। वो सुरक्षा कंगना रनौत को दे दी गई। इससे ज्यादा, क्योंकि अगर जान माल को खतरा है तो भाई जान माल को खतरा, इससे बड़ा मेरे ख्याल में दीपिका पादुकोण का जो एक पिक्चर आई थी जिसमें वो अरे कर्णी सेना है ना, बहुत गुस्सा हो गई थी, पद्मावत या पद्मावती, पद्मावत शायद उसका बाद में नाम हुआ था,
तो उस समय उनको ज्यादा थ्रेट परसेप्शन था, लेकिन उनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। खैर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम का प्रेरोगेटिव है, हम लोग उसमें क्यों पढ़े। लेकिन वो साफ साफ जाहिर हो रहा था कि एक पार्टी विशेष कंगना रनौत को बैक कर रही है। यहां तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन फिर कंगना रनौत ने जैसे ये सिक्योरिटी मिली, कल वो हिमाचल प्रदेश से, अच्छा रहने वाली हिमाचल प्रदेश की हैं, उनका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब उनके बाबा के जो पिताजी थे सरजू सिंह रनौत, वो भामला, जहां की रहने वाली हिमाचल प्रदेश से, वहां पे 1991 का 51 माफ कीजिएगा 1951 का जो पहला हिंदुस्तान का चुनाव हुआ था, वहां से वो एमएलए हुए थे कांग्रेस के टिकट पे, और उनको 1376 वोट मिले थे, और उन्होंने काशीनाथ या काशीराम को हराया था, जिनको 1309 वोट मिले थे, वो इंडिपेंडेंट थे। तो इस बैकग्राउंड के साथ उनके पिताजी बिजनेस करते हैं। कल वो एकदम से उन्होंने हिमाचल प्रदेश से कहा कि अब मैं जा रही हूं बंबई, और रास्ते में उन्होंने जो 2-3 ऑब्जेक्शनेबल, मैं उस पर भी आऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ, पहले इनकी बात कंप्लीट कर लूं। उन्होंने मुंबई पुलिस के लिए ये कहा कि वो पीओके हो गया है, मुंबई पुलिस इज लाइक पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दूसरा, उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में कि तू क्या कर लेगा, तू कर लेगा, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं वहां तू वाली भाषा नहीं चलती है, वो आप बोलती हैं वैसे जनरली, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके जो वहां के मुख्यमंत्री थे, और मेरे ख्याल में उनके पिता की उम्र के होंगे, उनको तू तू करके करना शुरू किया। तीसरा, उन्होंने ये किया कि जो बीएमसी वहां बोलते हैं, बृहत्तर मुंबई जो उनकी जो कॉरपोरेशन है, उसको उन्होंने बाबर आर्मी कर दिया, बाबर्स आर्मी। बाबर्स आर्मी मतलब उनका रेफरेंस था शिवसेना या उद्धव ठाकरे की तरफ, और उन्होंने कहा कि मेरा ऑफिस जो था वो राम मंदिर जैसे था। कुछ राम भक्तों को मैं याद दिलाने के लिए बता दूं कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उसमें जो सबसे अहम किरदार था वो शिवसेना के शिव सैनिकों का था, जो वो कार सेवक के रूप में आए थे। ये उस समय के किसी से भी बात कर लीजिए तो इन लोगों का वो एक किरदार था, वो एक उनका पास्ट है। आज वो उस तरह की राजनीति को छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका वो जो आप कह रहे हैं ना कि राम मंदिर को ये किया था या वो किया था, शिवसेना का इतिहास ये है, वो मैं थोड़ा याद दिलाने की दृष्टि से आपसे कह रहा हूं। और वो रास्ते में उन्होंने 2 चीजें और कही, वो बार बार, क्योंकि एक वो पिक्चर बना रही है, उन्होंने एक अपना प्रोडक्शन कंपनी खोली है, तो एक कुछ वो कर रही है अयोध्या नाम से, और उन्होंने रास्ते में कहा कि मैं कश्मीरी पंडित पे भी जरूर बनाऊंगी, कश्मीरी पंडित पे भी जरूर बनाऊंगी। ये उसी तरह का कुछ रिटोरिक है। अगर आप देखिए कि जो एक गांधी के को बहुत नहीं मानते हैं, तो दबे छुपे मेरे वो कहते हैं कि गांधी की हत्या नहीं हुई थी, गांधी का वध हुआ था। तो वध और हत्या का जो फर्क आप समझते हैं, समय कम है इसलिए इस पे कभी और चर्चा। अब ये सब कह के कंगना रनौत जी क्यों गुस्सा हुई, तो ये कहीं ना कहीं से तो उनको प्रॉम्प्ट था, ये साफ साफ दिख रहा है कि उनको कहीं और से ताकत मिल रही है। उनका गुस्सा होने का एक कारण ये था कि जो बीएमसी थी उसने आके उनके ऑफिस बंबई में उसको ऐसा कहा था कि इसका पोर्शन इतना इलीगल बना, उसको तोड़ा फोड़ा था। अब ये भी थोड़ी एक समझने वाली चीज है कि लोगों का कहना है कि उन्होंने क्यों तोड़ फोड़ दिया, और ऐसा नहीं। एक चीज मैं थोड़ा सा ये बता दूं, जो हमारी यूनिकनेस ऑफ इंडिया है, यूनिकनेस ऑफ इंडिया ये है कि एवरी बिल्डिंग, हम ये कहेंगे 80% बिल्डिंग में कुछ ना कुछ सैंक्शन नहीं होता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल ऑफिस चल रहा है, कहीं कोई एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, क्या एरिया है क्या नहीं, ये सारी बिल्डिंग में, जिसको एक अगर फिर एक मैं थोड़ी अभद्र नहीं खराब भाषा बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ लोचा हर एक में जरूर है। वो चाहे बंबई हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे कहीं हो, हर बिल्डिंग का कुछ ना कुछ समस्या है। वो कुछ नहीं है तो आप 3 एसी चलाते हैं, आपने लोड जो ले रखा है वो शायद 5 किलोवाट का ले रखा है, आपको लेना चाहिए 7 किलो। इस तरह का हर जगह कुछ ना कुछ लोचा है, और ये सरकार को सूट करता है। क्योंकि अगर आप फिर ये देखिए, और ये सरकार को सिर्फ एक ही जगह नहीं सूट कर रहा है। मैं एक आपको जल्दी से बात बता दूं, जैसे ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाला केस है, यूपी में 3-4 लोगों के नाम आते रहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का नाम बार बार आता है कि उन्होंने ये किया वो किया। अरे भाई, तो उसको कंक्लूड करके कंप्लीट करो ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के। अखिलेश यादव जी केवल पॉलिटिक्स करते हैं, कोई और धंधा नहीं करते हैं।
उनकी संपत्ति कैसे बढ़ जाती है उनके उसके दौरान, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन करोड़ों के मालिक हो गए हैं। उनका भी डिस्प्रोपोर्शनल वो वाला केस उनका और उनके पिताजी का सेंट्रल गवर्नमेंट रखी हुई है, फाइनल डिस्पोज ऑफ नहीं कर रही है। मायावती जी के साथ भी यही है। मेरा कहना जो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि इसमें कुछ ना कुछ हर एक आदमी का लोचा सरकार अपने पास लेके बैठी रहती है और शायद इसी दिन का इंतजार करती रहती है कि तुम अगर कुछ करोगे तो फिर हम तुम्हें ऐसे ठीक करेंगे। मैं इसको एक रेफरेंस में और आपको बता दूं। अब आते हैं बिहार इलेक्शंस पे, क्योंकि इसका बिहार इलेक्शन से क्या कनेक्शन है। बिहार इलेक्शन से इसका बहुत सीधे सीधे कनेक्शन है। मेजर कनेक्शन में बात आऊंगा, माइनर कनेक्शन पहले बता दूं। 2015 की याद करिए, 2015 में एक गठबंधन बन रहा था। 2015 में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, नीतीश कुमार ने मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे। और इनके नेता कौन थे अगर आप याद करिए, इस गठबंधन के नेता कन्वेनर सबसे बड़े वो माने गए थे मुलायम सिंह यादव। याद आया ना, यही महीना था सितंबर 2015। पुराने पेपर कहीं पे भी खगोल लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा, सितंबर के पहले दूसरे दिन की बात है कि मुलायम सिंह जी ने उस गठबंधन से विड्रॉ कर लिया और कहा हम अलग से कैंडिडेट लड़ाएंगे। आज की तारीख में यादव के अगेंस्ट अगर बिहार में कोई ताकतवर यादव कैंडिडेट लड़ाता है तो उसमें नुकसान किसका ज्यादा होगा और फायदा किसका होगा? ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं चाबी भरी गई कि भाई वहां से तुम इस गठबंधन से बाहर निकलो। उम्मीद ये थी कि मुलायम सिंह के वापस से बाहर निकलते ये गठबंधन धाराशाही हो जाएगा, लेकिन जब जनता मन बना लेती है तो ये गठबंधन बहुत माने नहीं रखते हैं। गठबंधन का अभूतपूर्व सफलता हुई, मैं उस पर अब नहीं जा रहा हूं। उसी तरह से इस बार भी इलेक्शन सामने है, अगले 60-65 दिन बाद इलेक्शन है, फिर से डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। वो एक जो गठबंधन वहां बनता हुआ नजर आ रहा है उसको कैसे डिरेल किया जाए, सारी ताकत इसमें लगा दी गई है। अब वो कंगना रनौत वाला केस हो जाए या कुछ इस तरह का हो जाए। अब आज वहां एफआईआर हो गई है बंबई में। यहां छोटे मोटे चीजों में अगर कोई किसी को बोल देता है तो जाके पुलिस उठा लाती है, दिल्ली से यूपी पुलिस। तो जो कंगना रनौत ने जिस तरह की बात मुंबई के बारे में, जिस तरह की बात उद्धव ठाकरे के बारे में, मतलब मुख्यमंत्री के बारे में कही है, वो बहुत अच्छा तो नहीं है। मैं 1 मिनट में रिया चक्रवर्ती की बात भी आपसे कर लूं, उसके बाद फिर मुख्य मुद्दा आऊंगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की मित्र थी, उनके साथ रहती थी, इसमें कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं है। रिया चक्रवर्ती के पिताजी फौज में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल होकर रिटायर हुए। आज एक किसी फौजी के घर में उसके बच्चों को इस तरह का क्या ट्रीटमेंट दिया जाना उचित है, ये हमको और आपको सोचना होगा। रिया चक्रवर्ती के यहां जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट थी उसने उनके और उनके परिवार का ठीक से इन्वेस्टिगेशन किया है, कई घंटे किया है, कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने उनको ठीक से बुला के पूछताछ की है, कुछ नहीं मिला। पुलिस ने किया है, कुछ नहीं मिला। मतलब कहीं से भी दूर दूर तक उनके ऊपर कोई हत्या का चार्ज नहीं है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के उसमें वो कहीं होती, या उनको वो जो सुसाइड किए, अगर वो सुसाइड या हत्या जो भी है, अगर वो सुसाइड किए, जो अभी तक पुलिस का मानना है सुसाइड किए, तो उसमें उनकी वजह से उन्होंने उकसाया या उनके कारण किए या उनके दुख में किए, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब उनको एक एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक वाला, ड्रग वाला, अब उनसे कहा जा रहा है कि ये एक थ्योरी बनाई जा रही है ड्रग सिंडिकेट की, और ये जो एनडीपीएस के हेड कौन है? राकेश अस्थाना जी, याद करिए, वही वर्मा जी के साथ जो सीबीआई में दो हाथ कर रहे थे, जिनके ऊपर उनके डायरेक्टर ने, वर्मा जी ने आरोप लगाया था कि इन्होंने कितने करोड़ रुपए घूस लिए, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। वही अस्थाना जी इस समय एनडीपीएस को हेड कर रहे हैं। तो कितनी तत्परता से कर रहे होंगे इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती एक ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर थी और जिससे सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग उपलब्ध कराई जाती थी। और तरह तरह की बातें हो रही कि अगर उनको पता था डिप्रेशन है तो उनको ड्रग क्यों दिया, ये क्यों दिया, वो। खैर, ये सब चीजें का मतलब मैं इसको क्या इसमें समय नष्ट करूं, वो आप बाकी टीवी चैनल पे इसका बहुत डिटेल देख लेंगे।
अब जो इस बात पे मैं कह रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं मूल मुद्दे की बात पे कि ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बिहार में, जिसमें नीतीश भी लग गए हैं, बीजेपी भी लग गई है कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस हो सुशांत सिंह। जल्दी से एक रैप कर दूं, कल भी मैंने किया था लेकिन उसको सिर्फ याद करने के लिए। बिहार में एक बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड, उसके बाद एक शेड्यूल कास्ट, एक मुस्लिम, ये 4 कोर हैं जो वोट की पॉकेट्स हैं। तो बैकवर्ड, सबसे ज्यादा वोट यादव के पास 14%, नंबर 2 कोयरी 7%, नंबर 3 कुर्मी 5%। यादव वोट के ठेकेदार लालू यादव की आरजेडी, डिस्टर्ब करने के लिए बाकी यादव लोग जा सकते हैं। कुर्मी वोट के ठेकेदार, अकेले ठेकेदार, मोनोपोली पूरी तरह से नीतीश कुमार। कोयरी वोट के कहते हैं कि मैं ठेकेदार हूं लेकिन एस्टैब्लिश नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा। ये 3 लोग हो गए बैकवर्ड पॉलिटिक्स वाले। अब आ जाइए थोड़ी देर के लिए शेड्यूल कास्ट वाला। शेड्यूल कास्ट के पासवान साहब सबसे बड़े ठेकेदार, एस्टैब्लिश, अभी तक प्रूव करते आए हैं। दूसरे अब जीतन राम मांझी भी आ गए हैं, तो जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि भाई एक ठेकेदार मैं भी, और एक नया ठेकेदार हो सकता है, या पॉलिटिशियन ठेकेदार, भाई इसमें भी लोग गुस्सा ना हो जाएं, एक नया इसका वो आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो ग्राउंड पे बहुत काम करते हैं, जो केवल वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सामाजिक रूप से भी बहुत एक्टिव हैं। उससे हमारे यहां उत्तर प्रदेश में मायावती जी को भी उनसे दिक्कत है। वो भी ऐसी बात हो रही है कि वो भी जाके वहां चुनाव लड़ना चाह रहे हैं बिहार में। तो 3 दावेदार इस शेड्यूल कास्ट। अब आ जाता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में करीब 19% वोट हैं फॉरवर्ड्स के। सबसे बड़ी तादाद राजपूतों की है 6.5%, ब्राह्मण 5.5%, भूमियार 5.5%, कायस्थ 1.5%। अब इसके लिए बैकवर्ड का सबसे बड़ा वोट यादव, फॉरवर्ड का सबसे बड़ा वोट राजपूत। अब जरा यह समझ लीजिए कि किसकी स्थिति क्या थी। 2010 का जब इलेक्शन हुआ था तो यादव एमएलए कितने थे? 39। राजपूत एमएलए कितने थे? 34। भूमियार 26, ब्राह्मण 16, कुर्मी 18 और कोयरी 19, शेड्यूल कास्ट 38। उनकी 38 सीट, 243 में 38 रिजर्व हैं, 2 शेड्यूल टाइप के लिए हैं, तो 40 सीटें रिजर्व हैं। 2015 में पहली बार यह हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट 38 सीट के अलावा एक जनरल सीट से भी एक शेड्यूल कास्ट एमएलए जीत के आए। तो 39 शेड्यूल कास्ट प्लस 2 शेड्यूल ट्राइब 41, वो 202 सीटों का इस बार चेंज हो गया। 2015 में चूंकि ये चारों कुर्मी, यादव, ये सब लोग एक, जो इनके मेन वो थे, वो एक जगह लड़ रहे थे, तो क्या हुआ? यादव की 39 से 61 सीट्स हो गई। राजपूत की के फॉरवर्ड की सबकी सीटें गिरी, क्योंकि सब बैकवर्ड एक जगह अगर आ गए तो नेचुरली वो राजपूत की सीट, भाई 14% वो, 7% कोयरी, 4% वो, 24% वोट यही हो गए, तो 19% से ज्यादा हो गए। राजपूत की कितनी सीटें हुई? वो 34 पे थे, 20 हो गए 2015 में। भूमियार 26 थे, 17 हो गए। ब्राह्मण 16 थे, 11 हो गए। कुर्मी 18 थे, 16 हो गए। कोयरी 19 थे, 20 हो गए, एक बढ़े। और मुस्लिम जो थे उन्होंने गेन किया, यादव और मुस्लिम ने। मुस्लिम 19 थे 2010 में, 24 हो गए, क्योंकि वो एक साथ लड़े थे, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस। अब इसमें जरा राजपूत प्रेम समझ लीजिए कि इतना राजपूत प्रेम क्यों नीतीश जी को और बीजेपी को है। जो राजपूत 20 जीते हैं, जो सबसे बड़ी तादाद है फॉरवर्ड में, इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, उसमें जो राजपूत हैं 9 बीजेपी के टिकट पे जीते और 6 जेडीयू के टिकट पे जीते। तो आउट ऑफ 20, 15 ये हो गए, और आरजेडी के टिकट पे 2 और कांग्रेस के टिकट पे 3। ये टोटल 20 का ब्रेकअप है। अब ये अगर 20 में से 15 आपके गठबंधन में हैं, जेडीयू और बीजेपी के, तो मानी हुई बात है कि फॉरवर्ड को अपने साथ रखने के लिए यह जरूरी है कि वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। कहा नहीं जा रहा है कि ये राजपूत को अपने पास रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए
का एक कोशिश है। अब इसमें कितना सफल होते हैं नीतीश जी, क्योंकि नीतीश जी कुर्मी हैं और मतलब वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स करते हैं, वो कोई फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो अब वो कितने इसके लिए होते हैं। हालांकि आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है इस राजपूत वाला। रघुवंश प्रसाद सिंह, वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी कमिटेड, वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ बिहार, उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। वो कारण आपको मैं पहले ही अपने पुराने वीडियो में कर चुका हूं, रामा सिंह और उनकी बात, लेकिन वो वहां से चले गए हैं। तो ये सारा जो प्रेम है वो उस राजपूत वोट को अपने साथ रखने के लिए, इसमें कोई नई बात नहीं। और आप लोगों को जो ये नहीं समझ में आ रहा ना कि अरे भाई इतना ये राजपूत क्यों सिर्फ इसलिए कि राजपूत वोट आज जेडीयू और बीजेपी के खाते में रह जाए। मैंने पहले भी अपने उसमें कहा है कि अगर आप इसको ओवर प्ले जो कर रहे हैं उसका एक, मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक बैकलैश ये कहीं ना हो जाए कि बंगाल इलेक्शन में कहीं जो आंगला वाला जो एक वो है वो न जग जाए, क्योंकि आपने इस तरह से ट्रीट किया था तो वहां बंगाली आपको बीजेपी और इन लोगों का एक बैकलैश को वो मुश्किल ना हो जाए। क्योंकि एक बैकलैश वो झेल रहे हैं महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस जो जनरली मराठी बोलते हैं, बिहार के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए अपना सारा कुछ इस समय हिंदी में कर रहे हैं, जिससे वहां पता लगे ना बिहार में मैं ये कर रहा हूं। और जब उन्होंने वो जो बंबई वाली बात हुई कि बंबई हैज बिकम अ पीओके, उससे उन लोगों ने अपने को विड्रॉ किया है। क्योंकि बंबई के या किसी भी जगह के, किसी भी स्टेट के लोग इस मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो मराठी मानुस वाला जो एक थ्योरी थी एक समय शिवसेना उसी पे चलती थी, तो उनको ये लग रहा है कि अगर बंबई को या मुंबई को, माफ कीजिएगा, मुंबई को अगर कोई गाली दे रहा है तो उसका बैकलैश भी हो सकता है। ये फडणवीस समझ रहे हैं। जो मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि अगर कंगना रनौत को आपको पॉलिटिशियन के रूप में स्टैब्लिश करना है तो थोड़ा सा उनको बुला के उनको ये सब छोटे छोटे जो टेक्निक्स है ना, जो समझने की है कि भाई मुंबई को मत बोलो, शिवसेना में ठाकरे के परिवार को गाली दो, शिवसेना को मत दो, इसमें तो ये थोड़ी थोड़ी अगर कोई उनको थोड़ी बहुत ब्रीफिंग कर देगा या वो कर देगा तो ये आप मतलब बीजेपी जैसा करना चाह रही है उसके लिए भी अच्छा रहेगा और गाली गलौज भी कम होगी। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।